हाँ, तो जय हिंद साथियों। दोस्तों, आज की जो क्लास है इसमें डिस्कस करेंगे अपन क्या कुछ बेसिक चीज़ें रेलवे के बारे में। अब आप चाहे रेलवे की ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, चाहे एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हो, चाहे किसी और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हो, XYZ जो भी तैयारी कर रहे हो, उसकी तैयारी कैसे करनी है मोस्ट ऑफ प्रोबेबल रहेगा अपना कि अपन बात करेंगे ग्रुप डी के बारे में और ALP टेक्नीशियन और एनटीपीसी के बारे में। ठीक है, तो मैं खुद का एक्सपीरियंस बताऊंगा। मैंने 3 बार रेलवे के एग्ज़ाम कैसे क्रैक कर दिए, और वैसे ओवरऑल काउंट करें तो मैं 5-6 बार पास आउट हूँ। सीरियसली होकर के 3 बार पास है। ठीक है, मैंने कोई कोचिंग नहीं करी थी, कहीं से कोचिंग नहीं करी। मैंने क्या पढ़ा था, मैंने कैसे तैयारी करी थी, मैंने क्या सोच के फॉर्म भरा था, वो सब कुछ इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। कुछ बेसिक पॉइंट्स मैंने इसमें क्लियर कर दिए थे, जैसे कि रेलवे की जॉब पाने का रामबाण तरीका क्या है, मैंने कोचिंग के बिना सिलेक्शन कैसे लिया। अब आप अगर फॉर्म भर दिए हो तो क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े, कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े और फॉर्म कहाँ से पढ़े, ये जो चीज़ है ना लास्ट दोस्तों, इसके बारे में बच्चों को इतने डाउट्स रहते हैं हद से भी ज़्यादा कि सर फॉर्म कहाँ से भरना चाहिए कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज़ मेन डाउट कहाँ रहता है बच्चों का कि सर हम जो है ना फॉर्म तो भर दिए हैं, लेकिन हम तैयारी कैसे करें, हम कहाँ से पढ़े, क्या पढ़े। इतने सारे कोर्सेज हैं, इतने सारे यूट्यूबर्स हैं, इतने सारे टीचर्स हैं, हम कहाँ से पढ़े। ठीक है, क्या आज के टाइम में बिना कोचिंग के भी आप तैयारी कर सकते हो, या आप किसी जॉब कर रहे हो और उसके बाद आप वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, तो सिलेक्शन कैसे पाएँ। ठीक है, और मेन क्या है, क्या पढ़े और क्या नहीं। क्या पढ़े सबको मालूम है, क्या नहीं पढ़ा ये बहुत कम लोगों को मालूम है, जिसकी अपन बात करेंगे। अब सबसे पहले ये है कि रेलवे की जॉब पाने का रामबाण तरीका क्या है। ठीक है दोस्तों, रामबाण तरीका ये है, मोस्ट आपको रेलवे के प्रति, आपके सिलेबस के प्रति क्या रहना है, आपको डेडिकेट रहना है सिलेबस के प्रति, पहली चीज। दूसरी चीज, आपको नॉलेज होनी चाहिए नॉलेज ऑफ सिलेबस। ठीक है, तीसरी चीज, आपको 100% क्या करना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ऐसे नहीं होता कि आपको सब कुछ आ रहा है या बहुत कुछ आ रहा है। मान लो कुछ भी नहीं आता, आप नए बंदे हो, तो तैयारी कैसे करोगे उसकी बात में मैं आगे चल के करूँगा। और रेलवे की जॉब पाने का रामबाण तरीका ये कुछ भी नहीं है। रेलवे की जॉब पाने का सबसे रामबाण तरीका जो है दोस्तों, वो ये है, नंबर 1 कि आपके पास क्या हो, आपके पास होनी चाहिए वैकेंसी। क्या होनी चाहिए, वैकेंसी। नंबर 2, आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। ठीक है, और नंबर 3 क्या है आपके पास दोस्तों, नंबर 3 क्या करना आपको, नंबर 3 है आपके पास प्रिपरेशन। आपको तैयारी करनी पड़ेगी। ठीक है, और तैयारी जो करनी पड़ेगी ना, ये बड़ी चीज़ है। ठीक है, कैसे तैयारी करनी है वो मैं बताऊंगा आपको। मेन चीज़ भाई, वैकेंसी नहीं आएगी तो आप जॉब कैसे ले लोगे, आप फॉर्म नहीं भरोगे तो जॉब कैसे ले लोगे, आप तैयारी नहीं करोगे तो जॉब कैसे ले लोगे। मेन चीज़ें बस यही है और कुछ नहीं करना आपको। वैकेंसी आ गई है, फिलहाल ग्रुप डी की है, LP टेक्नीशियन की है, जिसमें हो सकता है आपने एग्ज़ाम दिया हो या नहीं दिया हो। अगर नहीं दिया हो तो आगे के लिए प्रिपेयर रहो, दिया हो तो बहुत अच्छी बात है। जो भी रिजल्ट रहा है आपका हो गया, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आगे कंटिन्यू रखो। कम मार्क्स है तो तैयारी करते रहो, अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। और प्रिपरेशन तो करनी ही है। दूसरी बात कि क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, देखो मेन चीज़ क्या है, आपको ये मालूम होना चाहिए कि मेरा पेपर जो है ना वो कितने मिनट का होगा, 90 मिनट का, यानी कि 1.5 घंटे का। कितने क्वेश्चन आएंगे, 25 आएंगे आपके पास साइंस के क्वेश्चन, 25 आएंगे आपके मैथ्स के क्वेश्चन। ये कितने हो गए, रुको एक बार, 25 साइंस के, 25 मैथ्स के और 30 हो गए रीजनिंग के।
मैं कहता हूँ मैथ्स और रीजनिंग को मिला करके 55 नंबर का सिलेबस है, और अगर साइंस को मिला दूँ तो 25 और 55 कितना हो गया, 80 नंबर। इन 3 सब्जेक्टों को मिला करके आपके पास 80 मार्क्स आ रहे हैं। ठीक है, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स इस बार 20 नंबर का है, वैसे जनरली 10 नंबर का होता था। ठीक है, अब सुनो, अगर कोई बच्चा मैथ्स की ठीक ठाक तैयारी कर रहा है तो उसकी रीजनिंग की भी अपने आप ठीक ठाक तैयारी हो जाएगी, क्योंकि जो माइंड आपका मैथ्स में खुल रहा है वही माइंड आपका रीजनिंग में भी खुलेगा। भाई मैथ्स में क्या होती है, जनरली होती है, मोस्ट होती है कैलकुलेशन। रीजनिंग के अंदर भी क्या होती है, कैलकुलेशन प्लस कॉमन सेंस। हालांकि कॉमन सेंस मैथ्स में भी होना चाहिए, लेकिन मैथ्स में आप कुछ चीज़ें रट्टे मार सकते हो, रीजनिंग में आपका ओपन माइंड होना, हर तरफ से क्वेश्चन को देखना और समझना जरूरी है। साइंस के 25 नंबर कोई तैयारी नहीं करनी इसकी, कुछ 1-2 बुक्स पढ़नी है, बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप इसमें से 20 नंबर लाओगे, मेरी गारंटी है। अब क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े के अंदर से एक, भाई क्या पढ़ना है, मेरे को मैथ्स पढ़नी है, मेरे को रीजनिंग पढ़नी है, मेरे को साइंस पढ़नी है, और मेरे को जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स पढ़नी है। अब सर आपने ये तो बता दिया भाई क्या क्या पढ़ना है, लेकिन इनको हम पढ़े कहाँ से? तो अगला ही टॉपिक है आपके पास कि हम कहाँ से पढ़ें। दोस्तों जो जनरल साइंस है वो कहाँ से पढ़नी है? सबसे पहली चीज़, आपको जनरल साइंस पढ़ने के लिए केवल 2 बुक्स चाहिए। कितने बुक्स? हालांकि बुक्स बाद में और भी रेफर करूंगा मैं आपको। बेसिकली अगर आप नए बंदे हो तो आपको चाहिए क्या, NCERT की बुक्स। किसी राइटर की बुक नहीं चाहिए, किसी कंपनी की बुक नहीं चाहिए आपको, किसने लिखी है, किसकी है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा। मार्केट में हज़ारों बुक्स अवेलेबल है, आपको कोई बुक्स नहीं लेनी। मेरा कहने का मतलब ये है, आपको केवल दुकान पे जाना है और ऐसे बोलना है कि भैया NCERT बुक दे दो मुझे 9th की और 10th की साइंस वाली। तो वो दुकान वाला बोलेगा भैया NCERT बेस पे मेरे पास ये बुक्स है, ये ले लो, NCERT बेस पर है। नहीं, आपको NCERT वाली बुक्स ही लेनी है। मैं आपको बता देता हूँ NCERT वाली बुक्स कौन सी है। एक मिनट देखो, मैं बता दूँ आपको NCERT बुक्स कौन सी है। मान लो ये 9th की NCERT बुक लेनी है, तो आपको जो फ्रंट पेज मिलेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। बेसिकली ये वाली NCERT की बुक लेनी है, ठीक है। मतलब किसी राइटर की बुक नहीं है, NCERT की ऑफिशियल बुक लेनी है। ऐसे मान लो आपको 10th क्लास की लेनी है तो ये होगी 10th क्लास वाली, ठीक है। और एक आप चाहो तो तीसरी बुक और ले सकते हो, वो अपनी 8th क्लास की है, ठीक है, ये वाली। तो आपको केवल 3 बुक्स लेनी है। वैसे 2 ही से भी काम चल जाएगा, लेकिन आप 8th की भी लेते हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। NCERT 9th 10th प्लस आप 8th की क्लास की बुक भी रेफर कर सकते हो। कुछ नहीं पढ़ना, कुछ नहीं करना, लाइन टू लाइन पढ़ना है। आपको अपने आप फील होगा कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, उसको कर लो अंडरलाइन, ठीक है। मान लो आपने पढ़ा कि परमाणु का सर्वप्रथम हमें बताया महर्षि कणाद ने। अब राइटर की बुक में और NCERT बुक में क्या फ़र्क होता है कि NCERT बुक में थ्योरी लिखी आती है, राइटर की बुक में ऐसे लिखा होता है कि सर्वप्रथम परमाणु के बारे में महर्षि कणाद ने बताया, ठीक है। और वहाँ क्या डिटेल से लिखा होता है NCERT में, तो हमको डिटेल से पढ़ना है। स्टार्टिंग में अंडरलाइन करते रहो। उसके बाद में शिट, उसके बाद में क्या करना है आपको, हाँ मैं क्या बता रहा था, अंडरलाइन करते रहो, चैप्टर टू चैप्टर पहला दूसरा तीसरा पढ़ते रहो,
ठीक है, ये हो गई आपकी साइंस की तैयारी। और कुछ स्पेशल नहीं पढ़ना है, 8th में ऐसे ही पढ़ना है, 9th में ऐसे ही पढ़ना है, 10th की बुक्स को ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, अब आते हैं पॉइंट पे। मैथ्स में बोले सर आपने साइंस की तो हमको बता दिया कि एनसीईआरटी पढ़ लो, लेकिन मैथ्स कहाँ से पढ़ेंगे? ध्यान रखना दोस्तों, साइंस के अंदर ऐसे लिखा हुआ था एनसीईआरटी बेस्ड अप टू क्लास 10th। मैथ्स में ऐसा लिखा हुआ नहीं आता है, टॉपिक्स लिखे आते हैं और लास्ट में लिखा आता है आदि, मतलब पूरी मैथ्स में कहीं से भी कुछ भी पूछ सकता है। कुछ टॉपिक्स है, कुछ सिलेबस के टॉपिक्स है, वो आपको पढ़ने हैं। आप किसी भी टीचर का, मैं कह रहा हूँ, कोर्स परचेज कभी मत करना गलती से भी। कोर्स में क्या होता है, मास्टर अपने आप को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। यूट्यूब पर किसी भी टीचर के अगर सारे वीडियो अवेलेबल है, बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिनके यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल हैं, या उनकी प्लेलिस्ट में जाकर के देखो, उनकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप देखोगे ना दोस्तों, तो बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ के कम से कम 2 से 3 वीडियो, प्रॉफिट लॉस के 2 से 3 वीडियो, है ना, ऐसे अनुपात समानुपात के 2 से 3 वीडियो, परसेंटेज के 2-3 वीडियो, ऐसे अगर किसी टीचर के यूट्यूब जो चैनल है उसके ऊपर जाकर के बहुत सारे वीडियोस हैं। कुछ वीडियोस मैंने मेरे चैनल के ऊपर भी डाल रखे हैं, लेकिन मेरे चैनल के ऊपर कंप्लीट वीडियोस नहीं है, ध्यान रखना दोस्तों। आप चाहो तो पढ़ो, चाहे तो ना पढ़ो, पढ़ करके आप देख सकते हो। बहुत पहले मैंने वीडियो डाल रखे हैं, वो मैंने बाद में बंद कर दिए थे क्योंकि जॉब में थोड़ा सा मैं स्टेबल नहीं था, टाइम कम मिल पा रहा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ दोस्तों, वीडियोस पहले शूट कर रहा हूँ। ठीक है, जब वीडियो सारे शूट हो जाएंगे तब फिर उनको रिलीज़ करेंगे, कंप्लीट है। और मैं जो बता रहा हूँ आपको वही वीडियो शूट कर रहा हूँ, जैसे एनसीईआरटी 9th-10th की वीडियो बना रहा हूँ, फिर मैथ्स के बनाएंगे। तो मेरे को मोस्ट ऑफ, मैं क्या जयपुर कम आता हूँ, तो जब भी आता हूँ अपने 6-7 वीडियो एक दिन में शूट कर जाता हूँ। अब दोस्तों मैथ्स कहाँ से पढ़नी है, किसी भी टीचर के यूट्यूब के ऊपर टॉपिक वाइज कंप्लीट चैप्टर की कम से कम 100 के आसपास वीडियो होंगे, वो उठा के पढ़ लेना, आपको और कुछ नहीं पढ़ना। उससे क्या होगा, बेसिक प्लस थोड़ा एडवांस क्लियर होगा। अब कोर्स में क्या होता है मान लो मैंने मेरा कोर्स लॉन्च किया, तो अब कोई भी टीचर जो अपने ऐप पर कोर्स लॉन्च करता है ना, वो क्या करता है, सबसे पहले यूट्यूब पे पढ़ाता है। यूट्यूब पे उसने बेसिक पढ़ा दिया। अब अगर वही चीज़ अगर कोर्स के अंदर पढ़ा रहा है तो फिर बच्चे कोई कोर्स लेंगे ही नहीं उसका। वो क्या करता है, थोड़े से हेवी क्वेश्चन निकालता है कि हाँ यार थोड़ा सा अलग पढ़ाऊंगा तो बच्चे फिर अट्रैक्ट होंगे। उस झांसे में नहीं आना है। रेलवे का ऐसा सिलेबस है, अगर आप एएलपी टेक्नीशियन या फिर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो, मैं एनटीपीसी पे नहीं जा रहा हूँ फिलहाल, वो एसएससी लेवल की है, ग्रेजुएशन लेवल की है, तो इन 3 की अगर आप तैयारी कर रहे हो यूट्यूब से पढ़ो, मेरा कहना ये है। ठीक है, और अगर आप एनटीपीसी की तैयारी करना चाहते हो प्रॉपर, केवल एनटीपीसी की, आपके पास फुल टाइम है, तो कोर्स लो किसी भी टीचर का और पूरी चीज़ों को पढ़ो अच्छे से। अगर लेकिन उसके लिए आपके पास टाइम होना चाहिए कम से कम 6-7 महीने का, तब जाकर के आप सारी चीज़ें पढ़ पाओगे। ठीक है, तो मैथ्स के लिए समझा दिया। किसी भी टीचर का यूट्यूब उठाना है, चैनल देखना है, प्लेलिस्ट में जाना है, वहाँ देखना है कि मैथ्स का कम से कम 100-150 वीडियो हो और टॉपिक वाइज हो, कि मैथ्स के 3 वीडियो, सॉरी प्रॉफिट लॉस के 3-4 वीडियो, परसेंटेज के 2-3 वीडियो, ऐसे करके वहाँ से पढ़ना है। जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग का इसको आपको कुछ नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है आपको, केवल न्यूज़पेपर। इस न्यूज़पेपर के अंदर भी क्या पढ़ना है, नंबर 1 देश विदेश। ठीक है, ये वाला पेज जरूर पढ़ना है आपको। खेलकूद पढ़ना आपको। ठीक है, और राज्य संग्रह पढ़ना है, मतलब अलग अलग राज्यों के बारे में। कहने का मतलब फ्रंट पेज पढ़ लो, लास्ट पेज पढ़ लो, उससे पहले खेलकूद आता है, उससे पहले देश विदेश का पेज आता है, ये पढ़ लो बस, और कुछ नहीं पढ़ना। ठीक है, लेकिन ढंग से पढ़ना है, आराम से, अच्छे से। अब कि सर कैसे पढ़े, आपने बता दिया भाई क्या क्या पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है वो भी आपको बता रखा है मैंने। एनसीईआरटी बुक तो लाइन टू लाइन। मैथ्स अगर आप किसी टीचर से पढ़ रहे हो तो दोस्तों आपको केवल वो जो क्वेश्चन, प्रिंट नोट्स कभी नहीं लेने, पहली चीज़। वो जो क्वेश्चन लिखवा रहे हैं वही क्वेश्चन कॉपी में लिखो, उसी को सॉल्व खुद से करो, या फिर वो करवा रहे हो तो समझ के कर लो अगर आपको नहीं आ रहा है तो, और कुछ अलग से नहीं पढ़ना है।
मैथ्स ऐसे हो गई, साइंस अंडरलाइन से पढ़ना है, दोबारा जब रिवीजन करेंगे तब बात करेंगे। मैं अभी तो केवल बेसिक, जब पहली बार आप पढ़ रहे हो तब कैसे पढ़ना है। फॉर्म कहाँ से भरें, ये क्वेश्चन किसी बच्चे का मेरे ख्याल से होना ही नहीं चाहिए कि सर मैं फॉर्म कहाँ से भरूं। मैं कह रहा हूँ जब मैंने ऊपर सब कुछ जो समझा दिया है वो समझ में आ गया है, तो आपका ये क्वेश्चन नहीं बनना चाहिए कि फॉर्म कहाँ से भरूँ सर। हाँ, ऐसा अक्सर होता है कि मुंबई, चेन्नई, मालदा, है ना, जो आउट स्टेशन बहुत आउट में है, जहाँ थोड़ा सा डेवलपमेंट भी कम है और जहाँ पॉपुलेशन या तो कुछ अलग है, जहाँ के लोकल लोग जो है वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, तो वहाँ की कट ऑफ में और जहाँ अच्छे स्टूडेंट हैं वहाँ की कट ऑफ में मेजर फ़र्क रहता है। मैं कहता हूँ 8-10 नंबर का भी रहता है, 8-10 मार्क्स का भी रहता है, 2-4 मार्क्स का भी रहता है। लेकिन अगर आप ढंग से तैयारी कर रहे हो तो मेरा कहना है कि प्रोबेबिलिटी दो आप अपने नियरेस्ट स्टेशन को, ठीक है, आपके आसपास में। जैसे मान लो आप अजमेर जोन से हो, ठीक है, अब आप क्या करोगे कि अगर आपको अजमेर में लग रहा है कि यार कट ऑफ बहुत हाई जाएगी, मेरी तैयारी इस लेवल की नहीं है, तो आप फिर क्या करो, आप अहमदाबाद से भर दो, अजमेर के पास में ही है, हालांकि वैसे पास में नहीं है, बहुत दूर है, लेकिन नियरेस्ट जोन यही मिलेगा आपको, ठीक है। भोपाल से भर दो, है ना, या और कोई आसपास में जो नियरेस्ट हो। तीसरी चीज़, फॉर्म कहाँ से भरने के चक्कर में कभी ये मत सोचना कि YouTube पे इस सर ने बताया था यहाँ से फॉर्म भरना है तो वहीं से फॉर्म भर लो। गलती कभी नहीं करनी है आपको। क्यों कि YouTube वाले केवल अपने व्यू बढ़ाने के लिए, अपने चैनल से पैसे कमाने के लिए आपको बताते हैं, आपको दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया हेडिंग, यहाँ से फॉर्म भरो सिलेक्शन पक्का। अरे फॉर्म भरने से सिलेक्शन पक्का हो जाएगा तो फिर बात ही क्या है। सिलेक्शन पक्का होता है तैयारी से, सिलेक्शन पक्का होगा तैयारी से जो आपकी अच्छी होनी चाहिए। कभी किसी यूट्यूबर के झांसे में मत आना कि यहाँ से फॉर्म भरो सिलेक्शन पक्का है। अपने मन से, अपनी सहूलियत से जो अच्छा लगे वहाँ से फॉर्म भरो। कौन सी पोस्ट पे फॉर्म भरना है अच्छे से एनालिसिस करो, जो अच्छी लगे वहाँ से फॉर्म भरो, और कुछ डीप में सोचना नहीं इसके बारे में। मैंने बिना कोचिंग के सिलेक्शन कैसे लिया, अब ये क्वेश्चन भी नहीं होना चाहिए। आपने पूरा वीडियो देख लिया। भाई मैंने बिना कोचिंग के सिलेक्शन ऐसे लिया कि मैंने एनसीईआरटी पढ़ी, मैंने किसी यूट्यूब टीचर से पहले मैथ्स के वो ले लिए टॉपिक वाइज क्वेश्चंस, ठीक है, वो सारे कर लिए। मैंने कुछ बुक्स भी पढ़ी थी, बुक्स आप चाहे जो पढ़ सकते हो। मैंने कौन सी पढ़ी थी, 2-3 बुक्स थी जो मैंने पढ़ी थी, जैसे कि RS अग्रवाल थी, रामनिवास मथुरिया में कुछ ट्रिक्स थी वो उठाई थी, बाकी डीप में कुछ नहीं पढ़ा मैंने, ठीक है। मैंने केवल प्रैक्टिस करी थी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की, ठीक है। क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा। टॉपिक में क्या होता है, मैंने कहा परसेंटेज, तो परसेंटेज में एक बार पढ़ाऊँ चाहे 10 बार पढ़ाऊँ, बेसिक तो वही पढ़ाऊँगा। मेन चीज़ होती है क्वेश्चंस की, कि आप क्वेश्चंस को कैसे देखते हो, ठीक है, कितने सारे क्वेश्चन आप प्रैक्टिस में करते हो। टेस्ट अभी नहीं देना, टेस्ट बाद में देना, अभी प्रैक्टिस करनी है, चाहे वो यूट्यूब से हो, चाहे किसी ऐप से हो, चाहे किसी बुक से हो, ठीक है। और मेरे सिलेक्शन का सबसे बड़ा रीज़न था कि मेरी लाइफ में जो है, जब मैं फर्स्ट ईयर में था तब से मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया था, मेरे को लगभग 8 साल का एक्सपीरियंस था। किस चीज़ का था, मैं पढ़ाता था साइंस, क्लास 9th 10th को मैं पढ़ाता था, मैथ्स भी 9th 10th को मैं पढ़ाता था, केमिस्ट्री 11th क्लास को। आप बोलोगे सर इतने सारे सब्जेक्ट एक बंदा कैसे पढ़ा सकता है? ऐसे पढ़ा सकता है कि मेरी मैथ्स भी अच्छी थी, साइंस भी अच्छी थी, मेरी खुद की कोचिंग थी, अभी भी है, वहीं यूट्यूब पे वीडियो शूट कर रहा हूँ। कोरोना से पहले मेरी जॉब लगी तो कोचिंग को मैंने बंद कर दिया, बिकॉज ऐसे कोई प्रॉपर बंदा मिला नहीं जो मेरी कोचिंग को संभाल सके मेरे जैसे। तो मार्केट में नाम बदनाम होने से अच्छा है हाथ जोड़ के मैं कल्टी मार गया अपनी जॉब की तरफ। मैं ऐसे पढ़ाता था दोस्तों, मेरा मोस्ट जो मेन सब्जेक्ट था वो था केमिस्ट्री, ठीक है। तो मैं 11th 12th को केमिस्ट्री ही पढ़ाता था, और 10th क्लास को भी मैं केमिस्ट्री प्लस फिजिक्स पढ़ाता था। मैं 10th में 4 चैप्टर केमिस्ट्री के होते, 4 चैप्टर फिजिक्स के होते हैं, तो बाकी अदर टीचर्स जो है वो अपने सब्जेक्ट पढ़ाते थे, मैं मेरा पढ़ाता था। मैथ जो है कुछ बच्चों को, जो वीक बच्चे थे, तो मैं क्या, जैसे वीक में सप्ताह में 2-3 क्लास उनकी स्पेशल क्लास लिया करता था, उनके बेसिक्स डाउट क्लियर करने के लिए। जैसे हमारे जो टीचर आते थे वो क्या करते थे, तो उनका तो टाइम फिक्स था,
वो तो जो पढ़ाएंगे वही पढ़ाएंगे। तो जो वीक बच्चे थे उनको मैं अलग से बिठा करके उन्हीं क्वेश्चनों को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस करवाया करता था, उससे थोड़ा सा उनका सिलेबस आसान होता था। बस ये चीज़ें हैं दोस्तों, तो आपको लगे रहना है, फॉर्म भर दो, तैयारी चालू कर दो। मैं ला रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, चिंता मत करो, दबा के फाड़ेंगे।